नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आपका इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। हमने सत्र क्रमांक 6 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी, इसमें से पहली इकाई जो है अनुवाद के संदर्भ में चर्चा शुरू की है। इसमें हमने पहला जो मुद्दा है अनुवाद का अर्थ, दूसरा मुद्दा अनुवाद परिभाषा, ये हमारी अब तक के लेक्चर में हो चुकी है। आज मैं इस लेक्चर में आपके सामने अनुवाद का जो स्वरूप है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अर्थात अगर हमें अनुवादक बनना है तो सबसे पहले हमें अनुवाद के अर्थ को समझना पड़ेगा, उसकी परिभाषाएं जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने दी है उन परिभाषाओं को समझना पड़ेगा, और तीसरे स्तर पर आकर हमें अनुवाद के स्वरूप को समझना होगा, ताकि हमें अगर भविष्य में अनुवाद का काम करना है तो अनुवाद किस तरह से काम करता है, किन स्तरों से गुजरता है और अनुवादक के सामने वो क्या क्या समस्याएं या चुनौतियां होती है जो अनुवाद करते समय उसको उससे रूबरू होना होता है। तो ये सभी बातें जो है अर्थ, परिभाषा और स्वरूप के आधार पर हमारे जहन में आने वाली है। तो थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से भी हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, और स्वरूप के आधार पर यह भी बात मैं स्पष्ट करूंगा कि अनुवाद करने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, अनुवाद के आवश्यक तत्व क्या क्या है, ये भी थोड़ी सी बातें जो है स्वरूप में आ जाएगी। साथ ही साथ अनुवाद इस विषय के अंतर्गत जो उसकी जो अपनी शब्दावली है उसको भी हमें थोड़ा सा समझना है, ताकि हमें बाद में इसका विश्लेषण समझते समय उसकी जो शब्दावली हमारे सामने आ जाती है तो उसको भी थोड़ा सा हमें विश्लेषित रूप में समझकर जो है ग्रहण करना है। तो देखिए, सबसे पहले अनुवाद का स्वरूप, इसके अंतर्गत मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमने अनुवाद के अर्थ के आधार पर यह समझ लिया कि एक भाषा में लिखी गई सामग्री को जैसा कि वैसा दूसरी भाषा में वहां पे प्रस्तुत करना, अर्थात अर्थ के स्तर पर उसमें कोई भी परिवर्तन वहां पे नहीं करना, ये प्रक्रिया जो है अनुवाद कही जाती है। तो ये परिभाषाएं जो है बहुत सारे विद्वानों ने भी वहां पे कही है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का नाम हमने देखा, ऐसे बहुत सारे विद्वानों के नाम जो है या उनकी परिभाषाएं जो है पिछले लेक्चर में हमने देखी है, और उन्हीं परिभाषाओं से लगभग यही सार निकलता है कि एक भाषा में लिखी गई सामग्री को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद है। तब स्वरूप के आधार पर अगर इन बातों को थोड़ा सा समझना है तो समझ लीजिए कि अनुवाद 3 प्रक्रिया से गुजरता है। अर्थात अनुवाद जो है 3 चीजें जो है उसके लिए आवश्यक है। एक चीज माने मूल भाषा, जिसको स्रोत भाषा भी कहते हैं। स्रोत भाषा से तात्पर्य यह है कि हम जिस भाषा से सामग्री जो है अनुवाद के लिए चुनते हैं वह भाषा स्रोत भाषा होती है, और अनुवाद में उसको मूल भाषा या मूल पाठ भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सी संकल्पना जो है वो भी थोड़ा सा याद रखिएगा। मूल पाठ, मूल भाषा या स्रोत भाषा, ये तीनों शब्द प्रयोग जो है एक ही संकल्पना के लिए वहां पे अनुवाद में मान्य किए गए हैं। दूसरी बात वहां पे, या दूसरी जो अनिवार्य चीज है अनुवाद के लिए, वो है लक्ष्य भाषा, या उसको अंग्रेजी में टारगेट लैंग्वेज कहते हैं और अनुदित पाठ भी कहते हैं। और ये जो है अनुदित पाठ या टारगेट लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा जो होती है वो ये भाषा होती है कि जिसमें हमने मूल भाषा की सामग्री को ग्रहण किया है और जिस भाषा में हम लिखना चाह रहे हैं वो भाषा लक्ष्य भाषा होती है। तो समझ लीजिए, लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज और अनुदित पाठ, ये तीनों संकल्पनाएं एक ही रूप में वहां पे मान्य हैं। अंग्रेजी में मूल भाषा को सोर्स लैंग्वेज कहते हैं और लक्ष्य भाषा को टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो अंग्रेजी के स्तर पर भी ये सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज जो है आपको दिमाग में रखनी है। तो इस तरह से 2 बातें तो हमारे सामने आ गई कि अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण 2 चीजें चाहिए, एक तो स्रोत भाषा, दूसरी लक्ष्य भाषा। मैंने अभी उसका विश्लेषण आपके सामने रखा है। स्रोत भाषा मतलब जिस सामग्री को हम जिस भाषा से लेते हैं वो भाषा स्रोत भाषा है, और ली हुई सामग्री को हम जिस भाषा में लिख देते हैं वो भाषा लक्ष्य भाषा है। और तीसरी जो आवश्यकता है अनुवाद की वो है अनुवादक, अर्थात मूल भाषा में लिखी गई जो भी कुछ सामग्री है उस सामग्री को अनुवादक सबसे पहले ग्रहण करता है
और ग्रहण की गई सामग्री पर वो अपने स्तर पर उसको सोचता है, उसको समझता है, और समझ के आधार पर मूल लेखक ने जो भी कुछ मूल पाठ में लिखा है उन सभी बातों को लक्ष्य भाषा में पुनः प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रस्तुत करते समय वह मूल लेखक के विचारों को वहां पे छोड़ता नहीं है, मूल लेखक के विचारों को ही वो लक्ष्य भाषा में वहां पे प्रस्तुत करता है। तो ये तीन बातें जो है आपको समझ में आया होगा कि अनुवाद करने के लिए सबसे पहली जरूरत दो भाषाओं की है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, और तीसरी आवश्यकता है अनुवादक। अर्थात इन तीन स्तरों से या तीन स्तंभों में अनुवाद की प्रक्रिया वहां पे चलती है। अब यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुवादक के पास स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान से तात्पर्य यह है कि मान लीजिएगा कि स्रोत भाषा मराठी है और लक्ष्य भाषा हिंदी है, तो संबंधित अनुवाद को मराठी की जो व्याकरणिक संरचना है और हिंदी की जो व्याकरणिक संरचना है, या मराठी का जो सांस्कृतिक परिवेश है या हिंदी का जो सांस्कृतिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, ये सभी बातें जो है अनुवादक के पास वहां पे ज्ञान के तौर पर होनी जरूरी है। तभी जाकर वो जो है वो मूल भाषा के पाठ को यथासंभव उतनी सक्षमता के साथ वहां पे वो समझ पाएगा। नहीं तो अगर ये उसके पास कमियां हैं, वो भाषिक संरचना को नहीं जानता, व्याकरणिक व्यवस्था को नहीं जानता, तब वो ठीक तरह से उस भाषा को जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा। अर्थात मूल लेखक के भावनाओं को, विचारों को वो सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। अर्थात मूल लेखक भूतकाल में लिख रहा है, वर्तमान में लिख रहा है या भविष्य की बात कर रहा है, ये सभी बातें अगर हमें जाननी है तो सबसे पहले मूल भाषा की व्याकरणिक संरचना क्या है उसका ज्ञान हमारे पास चाहिए। तभी जाकर वो बात जो है आसानी से हमारे दिमाग में आ सकती है। नहीं तो ये बातें ग्रहण न करते हुए अगर हम अनुवाद करते चलेंगे तो वहां पे बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे दोष जो है वहां पे आपको दिखाई देंगे, और अनुवादक की अज्ञानता के कारण, अनुवादक की असावधानी के कारण बहुत सारी गलतियां जो है वहां पे होती हुई दिखाई देंगी। तब वो अनुवाद जो है सफलता की बजाय असफल वहां पे सिद्ध होगा। तो इसलिए अनुवादक को वहां पे सबसे पहले जरूरी है कि वो जिस भाषा के सामग्री को पढ़ रहा है वो भाषा सबसे पहले उसको भाषिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर, व्याकरणिक स्तर पर जो है उसको अवगत होनी चाहिए, और उसका संपूर्ण ज्ञान जो है उसके पास होना चाहिए। लगभग वही आवश्यकता लक्ष्य भाषा के बारे में अनुवादक के साथ वहां पे आ जाती है। अनुवादक अगर लक्ष्य भाषा की स्रोत भाषा के समान सभी जानकारी रखता है, संपूर्ण ज्ञान रखता है, तभी जाकर अनुवादक जो है दो भाषा का अधिकारी माना जा सकता है। अर्थात उसका जो है दो भाषाओं पर समान अधिकार वहां पे हम कह सकते हैं। अगर दो भाषाओं पर समान अधिकार है तभी वहां पे वो अनुवाद जो है अधिक सक्षमता के साथ वो अनुवाद कर पाएगा। अगर एक भी भाषा का अधूरा ज्ञान उसके पास है तो वो सभी भाषा के पक्षों को या सभी स्तरों को जो है अनुदित पाठ में लाने में वो सक्षम नहीं रहेगा। इसलिए अनुवादक को दोनों भाषाओं पर समान अधिकार होना चाहिए, और ये अधिकार जो है सभी स्तरों पर, भाषा के सभी इकाइयों पर या भाषा के सभी उपादानों पर होना जरूरी है। अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि अनुवादक को लिखे हुए भाषा के अंतर्गत जो विषय निहित है या जिस विषय को लेकर वो बातें लिखी गई है या वो सामग्री लिखी गई है, उस विषय का भी थोड़ा सा ज्ञान उसके पास होना जरूरी है। तभी जाकर वो उस संबंधित विषय को जो है अपने स्तर पर समझ लेगा, ग्रहण कर लेगा, और समझी हुई, ग्रहण की हुई बातों को या विचारों को वो अनुवाद में लाने की कोशिश करेगा। तो विषय ज्ञान और दो भाषाओं पर समान अधिकार ये अनुवादक की प्रमुख आवश्यकता है। तभी जाकर वो अनुवाद जो है वहां पे करने में सक्षम हम मान सकते हैं। तो इस आधार पर हमने स्वरूप के अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि अनुवाद करने के लिए आपको स्रोत भाषा का ज्ञान चाहिए, लक्ष्य भाषा का ज्ञान चाहिए, अनुवादक को विषय का ज्ञान चाहिए। अर्थात ये सभी बातें जब वहां पे आ जाती है अनुवादक के पास, तो मान लीजिएगा कि ये अनुवाद की जो त्रिस्तरीय जो
प्रक्रिया है वो वहाँ पे पूरी होती हुई हमें दिखाई देगी। आज ऐसे बहुत सारे अनुवादक हैं जो अपने अपने स्तर पर अनुवाद की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अगर उस भाषा के स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के भाषिक उपादानों का ज्ञान अगर अधूरा है तो अनुवाद भी लगभग उसी कोटि में चला जाता है। अनुवाद के संदर्भ में और एक मान्यता है कि कोई भी अनुवाद जो है 100% सही नहीं बन सकता, लेकिन अनुवादक के अनुभव के आधार पर, अनुवादक की कार्य क्षमता के आधार पर, अनुवादक की कुशलता के आधार पर वो अनुवाद जो है 90 से 95% तक वहाँ पे हम सही अनुवाद बना सकते हैं। 100% अनुवाद नहीं हो सकता। उसके पीछे की वजह यह है कि प्रत्येक भाषा अपने अपने प्रदेश में विशिष्ट होती है और प्रत्येक प्रदेश में विशिष्ट होने के कारण उस प्रत्येक भाषा में अपनी अपनी एक प्रादेशिक शब्दावली होती है जो दूसरे प्रदेश में वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अर्थात मराठी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो दूसरी भाषा में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए भाषिक विशिष्टता के कारण कोई भी अनुवाद जो है 100% सही नहीं बनता, लेकिन भाषिक कौशल के आधार पर, अनुवादक की सक्षमता के आधार पर या अनुवादक के संपूर्ण ज्ञान के आधार पर अनुवाद जो है लगभग 90 से 95% तक हम वहाँ पे उसको सही बना सकते हैं। मतलब 5% की जो बातें हैं भाषिक विभिन्नता या भाषा के अंतर्गत होने वाले जितने भी अन्य तत्व है उसके अलगाव के कारण वहाँ पे 5% तक हम पहुँच नहीं पाते। तो इस वजह से हम मान सकते हैं कि कोई भी अनुवाद 100% सही नहीं बनता, लेकिन अगर हमने कोशिश की, संपूर्ण ज्ञान ले लिया और अनुवादक उसमें उतना कुशल है तो मान लीजिएगा कि उसको 90% तक तो हम आसानी से लेके जा सकते हैं। तो ये हम जो बात अभी कह रहे हैं उसके पीछे की वजह यह है कि अनुवाद पूर्णतः भाषिक स्तर पर चलने वाली प्रक्रिया है या प्रविधि है, ऐसा समझ लीजिएगा। मतलब भाषा के स्तर पर वो बातें जो है आगे बढ़ी जाती है, भाषा के अंतर्गत जो विचार लिखे जाते हैं, भाषा के अंतर्गत जो संवेदनाएं लिखी जाती है और पाठक के मन पर उसका जो प्रभाव गिरता है, वही प्रभाव अनुवादक के ऊपर भी वहां पे गिरकर उसी प्रभाव के साथ अगर वही विचार, वही संवेदनाएं अनुवादक लक्ष्य भाषा में लाता है तो समझ लीजिएगा कि वह अनुवाद जो है सफलता की कोटि तक वहां पे आ जाता है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि अनुवाद हमें 100% तो संपूर्ण करने नहीं आएगा, लेकिन उसको अगर हमने विशिष्ट तरीके से या कुशलता के साथ उसको करने की कोशिश की तो हम उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो ये सभी बातें जो है मुझे लगता है कि अनुवादक के ऊपर निर्भर है कि वो कितना सक्षम है, उसका उस कार्य के प्रति कितना अनुभव है। नए नए अनुवादकों को ये थोड़ी सी बातें जो है वहाँ पे कठिन महसूस हो सकती है, लेकिन जो आदमी 10-5 साल से अनुवाद के क्षेत्र में काम कर रहा है उस व्यक्ति के लिए अनुवाद जो है अपने एक कौशल के आधार पर जो है उसको अधिक सक्षमता के साथ वो संपन्न कर सकता है। तो इसलिए अनुवाद के लिए अनुभव भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप उसमें समय बिताएंगे वैसे वैसे आपके पास वो क्षमताएं जो है अर्जित होती रहेगी और उसके आधार पर एक आप अच्छे अनुवादक के रूप में वहाँ पे उभरते हुए दिखाई देंगे। तो अनुवाद की अगली आवश्यकता क्या है कि अनुभव का होना भी जरूरी है। जैसे जैसे आप अनुवाद करते चलेंगे वैसे वैसे आपका अनुवाद जो है अनुभव जो है बढ़ता रहेगा। उसका परिणाम ये हो जाएगा, जो भी नई सामग्री आप ले लेंगे अगली बार या आगे जो नया अनुवाद करने के लिए ले लेंगे, आपको दिखाई देगा कि पिछले की तुलना में वो अनुवाद आपका निखरता हुआ वहाँ पे सामने आ जाएगा। निखरता हुआ मतलब और अधिक अच्छा बनता हुआ सामने आ जाएगा। तो स्वरूप के स्तर पर इतना समझ लीजिएगा कि अनुवाद के स्वरूप में स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, अनुवादक, विषय ज्ञान, अनुभव और अनुवादक की रुचि, अर्थात अनुवाद करते समय अनुवादक उस विषय को लेकर कितना रुचि लेता है, कितनी तन्मयता के साथ वो अपना कार्य जो है वहाँ पे पूरा करने की कोशिश करता है और वह उस कार्य के प्रति कितना निष्ठावान है, ये सभी बातें जो है अनुवाद की सफलता के लिए वहाँ पे महत्वपूर्ण मानी जाती है और तभी जाकर वो अनुवाद जो है वहाँ पे सफल बनता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से स्वरूप के आधार पर हमने अब तक ये समझ लिया कि अंग्रेजी में स्रोत भाषा को सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, लक्ष्य भाषा को टारगेट लैंग्वेज कहते हैं,
फिर से एक बार सोर्स या लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा क्या है उसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। स्रोत भाषा मतलब जिस भाषा से हम सामग्री ले रहे हैं, जो मूल पाठ में होती है, वो भाषा स्रोत भाषा है। और जिस भाषा में उस सामग्री को हम लेके जा रहे हैं वो भाषा लक्ष्य भाषा होती है, जिसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो मुझे लगता है और इन दोनों भाषाओं को ग्रहण करके प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति होता है वह अनुवादक होता है। तो इन 3 स्तरों पर जो है अनुवाद की प्रक्रिया संपन्न होती हुई वहां पे दिखाई देती है। तो इस तरह से स्वरूप में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 बातें या 3-4 बातें जो मैंने अभी कही है, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, अनुवादक, विषय ज्ञान, अनुभव, निष्ठा, ये सभी बातें जो है आपको अनुवाद के स्वरूप को स्पष्ट करने में काफी है, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, तो अनुवाद का स्वरूप आपके लिए इतना काफी है ऐसा मुझे लगता है। तो अगले लेक्चर में हम अनुवाद के इस टॉपिक के अंतर्गत जो अगला मुद्दा दिया है उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।